हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से सिंधु नदी किनारे फैली जो सभ्यता है किस प्रकार से फली फूली। इसके अंदर हम देखेंगे 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के बारे में है। इसके अंदर जैसे यहाँ पर साइड मैप में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसके अन्य जहाँ से इसके एक संबंधित स्थान रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले इसका डिस्कशन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसके बारे में। जैसे ये सभ्यता, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भारत में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहें, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी एक अधिक ही उन्नत सभ्यता थी। बेसिकली जब हम बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में, सभ्यता का मतलब होता है एक सिविलाइजेशन, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो एक अपने एक समय के साथ साथ वो एक ऐसी उभरी हुई सभ्यता है जिसके अंदर किसी प्रकार की, मतलब ये कहा जाए कि ना के बराबर समस्या जहाँ पर हो, जहाँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो सही समय पे हो जाए, या उनकी वहाँ पर रोजगार के अवसर उनके पास हो, या उनके जीवन यापन करने के तौर तरीके के अंदर उनका एक सर्वाइव करने का तरीका उनका बहुत अच्छा हो और उनका एक उचित स्टैंडर्ड रहा हो। इसलिए हम किसी भी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे इसके अंदर अगला टॉपिक हमारा ये पॉइंट है, 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन उत्खनन में खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल उस समय पे थे, जिनका नाम था जनरल जॉन मार्शल। उस टाइम पर ये हमारा देश, ये ब्रिटिश कॉलोनियल था, और वहाँ ये सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा हुई थी। फिर इसके प्रमुख मेन ये कुछ पॉइंट्स हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष हैं, क्योंकि जो कोई अवशेष होता है, जब हमें पता लगता है, उन अवशेषों के माध्यम से ही हम उस एक ट्रांसपेरेंसी को देख सकते हैं कि उस समय पे क्या कैसा उनका एक रहन सहन रहा होगा, उनका कैसे खान पान रहा होगा, या किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वो। तो एक फ्रेंड्स, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता एक बहुत सुलझी हुई सभ्यता थी। इसके अंदर देखा जाए, अगर हम ये कहें कि इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, और यहाँ पर लोगों का एक, उनके पास एक अच्छे खासे एक रहने के तौर तरीके थे। और अगला है, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा की खोज का श्रेय ये दयाराम साहनी को जाता है, और मोहनजोदड़ो को दोस्तों परस्पर ये एक तरीके से, इसका अगर हम देखें तो ये अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। मृतक मीन्स जहाँ पे जितने मरे हुए लोग हैं, समझो वहाँ पर आसपास वो खुदाई में प्राप्त जो हुए हैं, उनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, और उनके साथ जो साक्ष्य दफनाए गए थे वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। साइड में ये इमेज यहाँ पे लगी हुई है, राखल दास बनर्जी जो बीच में है। और कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु अर्थात सबसे पुरानी वस्तु क्या है? हड़प्पाई मोहर है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ये सबसे एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ही क्या किया था कि भारतीय, इनका ये कहते हैं कि पुरातत्व मीन्स पौराणिक, पुरानी वस्तुओं को, पुरानी चीज़ों के बारे में, वो एक भारत के अंदर उसकी शुरुआत इन्हें ही जाती है, जिनका नाम है जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का अर्थ क्या है कि मतलब कि चारों तरफ से नालियाँ, जैसे होता है ना कि एक कोई भी ऐसा एक ऐसा सेंटर पॉइंट,
एक ऐसा सेंटर पॉइंट जैसे सर्कल होता है, सर्कल से कई सारे रूट निकलते हैं। तो ये ग्रिड पद्धति यही है कि वहाँ से हर जगह से पानी बहता हुआ आता था, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे घर का पानी इस्तेमाल किया हुआ, तो वो आके पूरा वहीं पर मिलता है। तो यही इसका ये ग्रिड पद्धति को इस नाम से जाना जाता है। धौलावीरा और लोथल में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। बस्तियां किलेबंद अर्थात उनको कवर किया गया था बस्तियों को बाहर से। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता जल निकास प्रणाली थी। ये समस्या सबसे बड़ी होती है। आजकल देखते हैं जैसे कि हमारे आधुनिक समाज में भी देख लो, कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी देखो वहाँ पर गड्ढे मिल जाते हैं, वहाँ पर ही पानी भरा हुआ मिल जाता है, ना प्रॉपर नालियाँ होती हैं। और लेकिन यहाँ पर ये एक इतनी विकसित सभ्यता थी जो नालियाँ पूरी तरह से एक स्पष्ट थी, और ये नालियाँ जल निकासी के लिए मतलब पानी रुक ही नहीं सकता था कहीं पर। पूरा पानी जहाँ पर भी होता आराम से बह जाता था बाहर साइड, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर उसके बाद हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। और पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। और मोहनजोदड़ो का निचला शहर एक आवासीय भवनों का उदाहरण है। आवासीय भवन में वहां पर रहने वाले लोगों के अपने परस्पर घर। अगला है हमारा, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं, जिस वजह से वहां के लोगों की अपनी जलापूर्ति हो पाती थी। हड़प्पाई बाट बांट ये बाट नहीं बांट है, बांट मीन्स एक वैल्यू। ये चरट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। जैसे हमारे यहाँ पे केजी के बांट होते हैं, वेटेज होता है हमारा, वैसे वहाँ पे चरट नामक पत्थर से बांट हुआ करती थी। हाजा ये एक पक्षी का नाम है। वो पक्षी कौन है? मोर, जो हमारा एक भारतीय एक राष्ट्र पक्षी है। तो वहाँ पर भी मतलब मोर का भी कुछ ना कुछ वहाँ पर उस सभ्यता के अंदर महत्व इतना रहा होगा। और मिट्टी के हल्के प्रतिरूप चोलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुए हैं। नहरों के कुछ अवशेष अफगानिस्तान में शोतुरघई से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत मतलब होता है ना, थोड़ा ये नाली ये क्यारी टाइप का बन जाता है, उसे ही कहा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य। और धौलावीरा गुजरात राज्य से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मगान नाम ओमान क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ओमान फ्रांस के लघु पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। कार्नेलियन और जस्पर, ये क्या है? कार्नेलियन और जस्पर को एक मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था, और ओमान से तांबा लाया जाता था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक ये एस.एन. राव हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिस्र, इराक और ईरान के साथ में एक व्यापारिक संबंध थे, जहाँ से उनके मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ इन देशों के साथ में अपने व्यापारिक रणनीतियों को आगे बढ़ावा देते थे। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, बहुत ही एक मुलायम पत्थर होता था सेलखड़ी। फिर है नागेश्वर और बालाकोट बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी। पुरातत्वविदों ने खेतड़ी से मिले साक्ष्य को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे जो अभी हमने किया। नेक्स्ट हमारा अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ये एट अ ग्लैंस के अंदर मैंने बता दिया हुआ ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा अर्थात पाकिस्तान और ये पंजाब के कुछ भाग के अंदर। सेकंड हमारा है मोहनजोदड़ो। यहाँ थोड़ा सा फ्रेंड्स ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये मोहन नहीं है, मोहनजोदड़ो है। ये कहाँ है? सिंध पाकिस्तान लरकाना जिला में है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अभी कुछ दिनों पहले इसका एक उठा भी था मुद्दा यहाँ पर मेरठ के अंदर, जो आलमगीरपुर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है ये सूत कांगोडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान, चनहुदड़ो पाकिस्तान, और सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। अब यहाँ की हम बात करते हैं हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था किस प्रकार से थी। नगरीय अर्थात वहाँ के नगर कैसे थे। नगर देखो ये दोस्तों, एक तो होता है ग्राम, ग्राम होता है। देखो इसको गांव नहीं कहा गया है इस सभ्यता को, ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है।
गाँव क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसके अंदर गाँव के अंदर होता है ना कि कुछ ज़रूरतों की वहाँ कमियाँ होती हैं। जो लोग ज़रूरतें होती हैं वहाँ पर वो उनकी ज़रूरतें फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो गाँव होते हैं। और नगर में क्या है? नगरों के अंदर यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर जगह पर आपको हर प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति हो जाती है। इस कारण से इसको नगर की योजना कहा गया है। एक इतनी विकसित सभ्यता को नगर का नाम दिया गया है। तो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमान ये लगाया जाता था कि उच्च वर्ग के लोग शायद वहाँ पर निवास करते होंगे। होता है कि कुछ राजा महाराजा ये वहाँ के रहे होंगे तो वो वहाँ पर उस स्थान पर अपना निवास करते थे। दुर्ग से नीचे यहाँ पर ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। सामान्य मीन्स जिनका छोटा मोटा पेशा होता था, छोटे किसान होंगे या छोटे एक व्यापारी वर्ग हो सकता है छोटा, उनके अंदर आ सकता है, मजदूर क्लास हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली ये बात ये है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दिया, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के साथ साथ ही यहाँ पर नालियाँ बनाई हुई थी ताकि आसानी से जल की निकासी हो सके। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। शुष्क ईंटें, कुछ शुष्क मतलब होता है थोड़ी एक हल्की कच्ची ईंटें होती हैं, लेकिन हड़प्पा के अंदर वहाँ पर पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में, और थोड़ा बताता हूँ कि जो ईंटें हैं, ईंटें थोड़ी चौड़े आकार में हुआ करती थी। जैसे कि एक मतलब चौड़ा आकार, अगर हम आयताकार की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। इस और हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर होता था और आंगन होता था। स्नान घर मतलब कहते हैं कि घर के बाहर जैसे ही घर के बाहर से अगर कोई लोग सामने आ रहे हैं तो सीधा उनके दरवाजे इस प्रकार से बनाए जाते थे कि कोई राहगीर अगर बाहर से निकल रहा है तो उनके सीधा घर के अंदर ना झांक सके वो, कि अर्थात सामने जो एक चौखट होती थी घर की उनकी, वो थोड़ी अलग हुआ करती थी वो, और मतलब सामने से नहीं देखा जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर हर घरों के अंदर एक अपना स्नान घर होता था और अपना आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ कुएं में हो सकता है कि शायद वहाँ पर कुछ सामूहिक कुएं रहे हों, ये कारण हो सकता है जिस वजह से वहाँ लोगों ने इस तरीके से कुएं का निर्माण ज़्यादा नहीं करवाया। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट है सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं वहाँ के? ये हुआ करते थे, नहरें थीं। नहरें हो सकता है कि संभवतः ये जो सिंधु नदी है उसी में से ही नहर को अलग किया गया होगा, उसी ने वहीं से उनकी जल की पूर्ति हुआ करती थी। और कुछ ये कुएं पाए गए हैं, जैसे भी उनकी संख्या हमने बताई 700 कुएं थे। और जलाशय होते हैं वो तालाबनुमा या कुछ जहाँ पे पानी का भंडारण किया जा सके, जलाशय। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आर्थिक जीवन, जिसके अंदर वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान के बारे में हम बात करेंगे, उनके एक सामाजिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है कृषि है। हड़प्पा युग में सिंधु नदी में बाढ़ आती थी जो भूमि को और अधिक उपजाऊ बना देती थी। सिंधु घाटी के लोग बाढ़ से उपजाऊ भूमि में नवंबर के महीने में गेहूं और जौ की बुआई करते थे और अपनी फसल अप्रैल के महीने में बाढ़ आने से पहले काट लेते थे। खुदाई में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है, किंतु कालीबंगन में पूर्व हड़प्पा अवधि के खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त खेतों के अवशेष जरूर मिले। इससे प्रमाण ये होता है कि वो लोग खेती करते थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट ये नहीं हो पाया कि ये हल या फावड़े का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे वो लोग। खेत में समकोण पर बनी क्यारियां मिली हैं, जिससे पता चलता है खेत में एक समय में 2 फसलें लगाना संभव था। संभवतः हड़प्पा के लोग लकड़ी के बने हल का उपयोग करते थे। इसके प्रमाण नहीं है कि हल को मानव या बैल खींचता था
या ये नहीं पता पूरी तरह से कि हल को कैसे बैल खींचते थे या मानो उसको खुद स्वयं 2-3 लोग मिलकर के आपस में वो खींचते थे। शायद पत्थर की दरांती से फसलें काटी जाती होंगी। ये सिर्फ़ एक अनुमान लगाया गया है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कोई ये चीज़ कि क्या थी ये। ऐसा प्रतीत होता है कि नहरों द्वारा सिंचाई का प्रचलन नहीं था। हड़प्पा की मुख्य फसलें थी गेहूँ, जौ, कपास, तिल। इनका भंडारण विशाल धान्य कोठरियों में किया जाता था। मतलब भंडार गृह जहाँ अनाजों को एक वहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है कि समय पड़ने पर अपने एक समय-समय के साथ-साथ जितना उनको प्रयोग में हो उतना वो निकाल सके वो। बाढ़ के पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। फिर अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है ये पशुपालन। हड़प्पावासी कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी करते थे। खुदाइयों से प्राप्त जानवरों, वो पशु की हड्डियाँ, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन पर चित्रण है वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उनके ऊपर मिट्टी के वो इसके कि पशुओं की एक आकृति बना दी गई है। होता है कि डिज़ाइन जो आस-पास हमारे जो सबसे प्रमुख होता है, जो हमारे लिए एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको हम डिज़ाइन के रूप में बनाते हैं और कुछ कलाकारी इन सब चीज़ों में हम करते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ हड़प्पावासी भी क्या करते थे, वहाँ जो उनके बर्तन होते थे, उनके ऊपर वो पशुओं की आकृति बनाया करते थे। मुहरों पर अंकित आकृतियाँ और कुछ मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि से पता चलता है कि यहाँ के निवासी गाय, बैल, बकरा और भैंस, भेड़, गधे, ऊँट, सूअर और कुत्ते, बिल्ली, हाथी, मोर, बतख और मुर्गा पालते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को कुबड़ वाला सांडमिस ये बैल विशेष प्रिय था। ये लोग गैंडे, बाघ आदि से भी परिचित थे। आभूषण युक्त हाथी की आकृतियां कुछ मोहरों पर मिली हैं जो जो हाथियों के पालतू बनाए जाने का साक्ष्य हैं। क्या कि मतलब कि वो सभी क्या करते थे, हाथियों को पालतू भी बनाते थे। अगला पॉइंट हमारा व्यापार। इस घाटी के निवासी अर्थात सिंधु घाटी के निवासी आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। दोस्तों मैं सिंधु घाटी सभ्यता को बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से आप कंफ्यूज मत होइए इसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सभ्यताएं एक ही नदी पर फली फूली हैं। उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कि जहां पर जल की पूर्ति होती है तो लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। उसी प्रकार से वहां पर भी उनकी जल की पूर्ति कौन करता था, ये सिंधु नदी करती थी, जो पाकिस्तान से बहती हुई आगे बढ़ती थी ये। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया और उसके प्रमुख कौन कौन से, हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो है। तो इस तरीके से व्यापार के लिए इस घाटी के निवासी आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे ये लोग। जैसे सोना कहाँ से करते थे ये, कोलार कहाँ है, कर्नाटक हमारे देश में ही है। और अनंतपुर आंध्र प्रदेश की खानों से आता था। कुछ विद्वानों के अनुसार चांदी और रांगा अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। तांबा और सीसा राजपूताना और बलूचिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। कुटीर उद्योग का मतलब ये है कि छोटे उद्योग जो घर में बैठ करके एक ही स्थान पर वो उद्योग किया जा सके, उसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो प्रमुखतः कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां हैं, खिलौने हैं। बर्तनों के अलावा यहाँ पर ईंटों का बड़े पैमाने पर ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। चांदी के कलश मिले हैं और सूत पर लिपटा हुआ कपड़ा मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी सूत कातते थे, मतलब सूत बनाते थे, धागा बनाते थे। कपड़ा बुनने का व्यवसाय भी करते थे यहाँ पर। अब धागा विशेषता अगर बनाया जा रहा है तो यहाँ पर कपड़े भी जाहिर सी बात तो बनाए ही जाते होंगे। अर्थात कई लोगों ये अपवाद रहता लोगों में कि यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे वस्त्र धारण करते थे कि नहीं करते थे। जब अब ये सोचिए आप लोग, अगर जहाँ पर सूत काता जा रहा है और कपड़ा भी बनाया जा रहा है तो वहाँ के लोग वस्त्र भी धारण क्यों नहीं करते होंगे फिर। तो इस तरीके से कपड़ा बुनने का भी व्यवसाय भी करते थे। और कुछ मिट्टी की तकलियाँ प्राप्त हुई। तकली इसे कहा जाता है कि मिट्टी की तकली एक लंबी सी होती है, कई अलग अलग स्थानों पर होती है। तकली का अर्थ ये है कि जिससे धागे को, उसमें कॉटन को फंसाया जाता था, कपास को, और उसके बाद तकली को घुमाते थे तो साथ साथ फंसाते जाते थे कॉटन को, तो उससे एक धागा बनता चला जाता था। लंबी एक लाइन बनती चली जाती थी और वो उसी तकली के अंदर लिपट जाता था। उसको घुमाते थे हाथों से और ऊनी वस्त्र भी बुनकर तैयार किए जाते थे। कुम्हार विभिन्न मिट्टी की वस्तुएं तैयार करके अपनी जीविका चलाते थे। खिलौनों, ये मूर्तियों, कटोरियों
और प्यालियों, मटकों का निर्माण भी किया जाता था। देखो दोस्तों, अगर आप तुलना करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज के समय की सभ्यता में और एक उस समय की सभ्यता में इतना कोई फ़र्क नहीं है। ये सभ्यता पूरी तरह से परस्पर एक दूसरे की, हम अगर बात करें, इतना हम मॉडर्न आ गए हैं, हम 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद उनकी सभ्यता, अब ये सोचो कि कितना ज़्यादा इसमें अंतर था, लेकिन फिर भी देखिए कि पूरी तरह से अपने जीवन यापन करने के परस्पर उनके सारे साधन हुआ करते थे। तो प्यालियाँ भी थी, मटकों का निर्माण भी किया जाता था, सीप तथा हाथी हाथी दाँत के आभूषण भी तैयार होते थे वहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों शवाधान। शवाधान जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। हड़प्पा वासी मृतकों को दफनाने के लिए गर्त अर्थात एक गड्ढा खोदते थे और वो खोदते थे, और शवाधान गर्तों की बनावट अलग-अलग कब्रों में अलग-अलग साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि साक्ष्य मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ मिला हुआ है, वो क्या-क्या है, जैसे मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो आजकल जो हमारे लोगों ने यहाँ पर खोदा हुआ, जिन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी है, उन्हें वो साक्ष्य मिले हैं। साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर ये कंकाल पड़ा हुआ है, कंकाल के साथ में कुछ इसकी ज़रूरत की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तरह से देख सकते हो उसको आप। जैसे क्या-क्या है यहाँ, मृदभांड है, कुछ आभूषण हैं, शंख के ये 3 छल्ले हैं, और जैस्पर, ये जैस्पर एक प्रकार का रत्न होता है जो कीमती पत्थर है। सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण भी है। ये सभी साक्ष्य यह प्रमाण देते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग शायद कि जो व्यक्ति मरा हुआ है, मृत्यु के पश्चात आगे वो अपने जीवन काल में करेगा, अर्थात वो आगे भविष्य के अंदर दोबारा से जन्म को मानते थे। नेक्स्ट है शिल्प। ये शिल्पकारी है दोस्तों, शिल्पकात्री नहीं है, ये थोड़ा सा मिस यहाँ पर हो गया है। शिल्पकारी उत्पादन एवं तकनीक। शिल्प मीन्स क्या होता है? शिल्प मीन्स पत्थर, कारी उसके ऊपर कुछ कलाकारी करना या उससे कोई एक चीज का एक निर्माण करना। हड़प्पा के धातु शिल्प में तांबे एवं यहाँ कांसे के भव्य बर्तन, यहाँ पर हम धातु की बात कर रहे हैं, ये शिल्प पत्थर वगैरह की बात नहीं हो रही है। भव्य बर्तन महत्वपूर्ण थे, जिसमें इसमें मनुष्यों और पशुओं की ढलवा आकृति बनाई जाती थी, और बैलगाड़ी की आकृति, जो हड़प्पा और चंदहूदड़ों से जो साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला है मनकों में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन कौन सा हुआ करता था जिससे मनके बनाए जाते थे। कार्नेलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी नमक पत्थर, और धातुओं में अभी हमने देखा तांबा, कांसा और सोना प्रयोग करते थे। ये मनके बनाने के लिए शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी के बनाए जाते थे मनके। कुछ पत्थर विभिन्न आकार वाले थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और ढोलाकार। यहाँ पे छोटे छोटे आकृति मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दी है, यहाँ अंकित की गई है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा संस्कृति तथा समाज। वहाँ की संस्कृति क्या थी, एक समाज कैसा था। राजनैतिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता में कोई राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला वहाँ पर, और डीवी कौशाम्बी के अनुसार पुरोहित ही शासक हुआ करता था। पुरोहित शासक, पुरोहित कौन? जो एक बहुत कर्मकांडी पुरुष अर्थात वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता किसी भी चीज़ का। अगर हम उसे सरल शब्दों में अगर हम पंडित कहें तो गलत नहीं होगा। पुरोहित ही शासक हुआ करता था, परंतु अन्य के अनुसार व्यवसायी वर्ग शासन करता था। जो व्यवस्था कुछ भी रही हो वहाँ की, हड़प्पा की शासन व्यवस्था एक संपन्न और संगठित सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है धर्म। मुहर पर मिले छापों से यह पता चलता है कि हड़प्पावासी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, जिनमें पुरुष देवता पशुपति, महादेव, आदिशिव। देखिए दोस्तों, इसके नाम से तो पता यही लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से एक भारत की एक, अगर हम कहें ये सभ्यता, ये पूर्व सभ्यता भारत की ही है तो ये गलत नहीं है, पूरी भारतीय सभ्यता ही हमारी मानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का संबंध पूरी तरह से भारतीय सभ्यता से ही है। जो योग की एक यहाँ पे जो आधे शिव हैं, अर्धशिव जिसे कहा गया है, जो योग की मुद्रा में बैठा हुआ, 3 मुख और 2 सिंह से युक्त वह 4 पशु कौन कौन से, जैसे हाथी, बारहसिंगा और भैंस, और आगे दिया हुआ ये 2 हिरण। उसके पैर के पास बैठे हुए हैं मुख्य देवी, यहाँ की मातृ देवी जो पृथ्वी देवी थी, जिसे टेराकोटा, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में आपको,
ये मातृ देवी हैं, जिसे टेराकोटा मूर्तियों में प्रदर्शित किया गया था। लिंग पूजा के पर्याप्त प्रमाण हैं जिन्हें बाद में शिव के साथ जोड़ा गया है। सिंधुवासी देवताओं की पूजा वृक्षों किसकी इसमें वृक्ष में पीपल की और पशुओं में बिना कुबड़ का सांड हुआ करता था के रूप में करते थे। भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वो तो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, वो तो पुराने ही हमें जैसे धरोहर मिल चुकी है कि हमारे देश में भी आजकल देखो भूत प्रेत में पूरा विश्वास एक रहता है, तथा उनसे रक्षा के लिए ताबीज़ों का भी प्रयोग करते थे। हम सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित है, इतना ज़्यादा आपको भूत प्रेत के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिपि एवं भाषा। हड़प्पा की लिपि को चित्र लिपि माना जाता है। चित्रलिपि, जैसे चित्रलिपि का अर्थ क्या है, किसी को कोई भी चीज़ अगर समझाना है तो उसको कहते हैं कि आपको पढ़ने से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, टीवी देखने में अच्छा लगता है। तो क्योंकि वहाँ पे सारे चित्र दिखाई देते हैं ना, तो आपको ज़्यादा जल्दी वो याद हो जाता है। तो इसलिए चित्रलिपि क्या है, एक बहुत एक सटीक माना जाता था उस समय पर, क्योंकि इस लिपि में चिड़िया, मछली तथा विभिन्न प्रकार की एक मानव कृतियाँ बनी हुई हैं। इस लिपि में 400 से 600 संकेतों की संख्या मानी गई हैं, जिसमें मुख्य 40 से 60 हैं तथा अन्य उनके विभिन्न अभिरूप भी हैं। हड़प्पा वासियों की भाषा को कई विद्वान पढ़ने में अभी तक असफल रहे हैं। इसकी पूरी भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है और तब तक असफल रहेंगे जब तक हड़प्पा की लिपि को अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता है। भाषा के लिए दो तर्क दिए गए हैं, या तो यह इंडो यूरोपियन या इंडो आर्य समूह की भाषा है या द्रविड़ परिवार की भाषा है। राजा राम के अनुसार यह लिपि चित्रलिपि तथा अक्षरीय या दोनों है। चित्रात्मक और अक्षरीय लिपि दोनों मानी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, किसी किसी में ये चित्र बना हुआ है और इसमें देखो कुछ मछली के आकार जैसा है। यहाँ पे दाएं साइड वाले चित्र में आप देख सकते हो जहाँ पर यूनिकॉर्न बना है, या ये सांड है, क्या है ये, इसको देख के आप लोग समझ सकते हो। तो यह लिपि अक्षरीय होती थी या दोनों होती थी, और ब्राह्मी तथा सिंधु लिपि में काफ़ी समानता है। अधिकतर लेखन बाएं से दाईं ओर है और दाएं से बाएं ओर नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था। फिर भी दाएं से बाईं ओर भी लिखा जाता था, तथा कुछ मुहरों में, ये मुहावरों नहीं है, ये मुहर में बुस्ट्रोफिडन पद्धति का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें क्रमानुसार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं इनकी माप तोल प्रणाली क्या थी। हड़प्पावासी व्यावसायिक तथा निर्माण कार्यों में माप तोल का प्रयोग करते थे। जैसे व्यापारिक अगर वो लोग हैं, व्यापार करते थे, तो बिल्कुल नाप तोल प्रणाली वहाँ पर वो परिचित थी ही। माप तोल का प्रयोग करते थे। तोल के रूप में प्रयुक्त कई चीज़ें हैं। तोल पद्धति की एक श्रृंखला थी, 1 2 4 8, मतलब धीरे धीरे देखो तो ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे 64 इत्यादि की संख्या है, तथा 16 के दशमलव गुणज की थी। 16 के दशमलव गुणज मतलब जो 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो सके। और माप चिन्हों में युक्त कई यहाँ पर एक घड़े प्राप्त हुए हैं, घड़े हैं। इनमें से एक कांसे की भी है, सॉरी, ये युक्त कई छड़े हैं, कांसे छड़े हैं, प्राप्त की गई हैं। हड़प्पावासी माप की एक रैखिक प्रणाली के जनक थे, जो कि अर्थशास्त्र के अंगुल के बराबर था, जिसका प्रचलन अभी भी भारत में हो रहा है। लंबाई का माप 37.6 सेंटीमीटर और 51.8 सेंटीमीटर से और 53.6 सेंटीमीटर के हाथ के माप का आधारित था। होता ना, जैसे भारत के अंदर हम लोग करते हैं, कहते हैं एक हाथ का है मेजरमेंट है, 2 हाथ का, 3 हाथ का, या एक बित्ता का है, या इतने अंगुल का है, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग करते थे लोग। अर्थव्यवस्था, इसके अंदर हम देखते हैं जैसे अनगिनत संख्या में मिली वहाँ पे जो मोहरें एक समान लिपि थी, उनकी वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। यहाँ पर विनिमय प्रणाली मीन्स एक्सचेंज करते थे। किसी के पास अगर मान लीजिए चावल है जैसे, तो और एक आदमी के पास वहाँ पर ज्वार या बाजरा कोई भी है, तो अनाज के रूप में अनाज का एक अदला बदली करते थे ये लोग। इसे ही कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। अर्थात इससे साबित ये होता है कि वो एक व्यापारिक गतिविधि का
को करने के लिए वहाँ वो नौका संचालन भी करते थे। और उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। वाणिज्यिक मीन्स, इसे वाणिज्य मीन्स कॉमर्स कहा जाता है इसको, जो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, हमारे कॉमर्स, इस तरीके से ये वाणिज्य है। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, अर्थात बड़े बड़े व्यापारी वर्ग इसके अंदर शामिल थे। अगला है हमारा शिल्पकला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ये ठप्पे बहुत से वस्तुओं पर पाए गए हैं, मतलब मुहर लगी उनके ऊपर। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण एक शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। और हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के अंदर हम देखेंगे महास्नान घर। विशाल मीन्स बहुत बड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। हौज में जिसमें बहुत सारी चीज़, मतलब कि बहुत किसी भी चीज़ का संचयन किया जा सकता है। जैसे यहाँ जल का संचयन किया जाता होगा, जैसे इसको हौज कहा गया है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। यह हौज 11.88 किलोमीटर लंबा है, मतलब 11.88 किलोमीटर, और 7 मीटर चौड़ा है। और इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर की गहराई रखता है। और इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी उत्तर में और एक दक्षिण की तरफ बनाई जाती है। इसका निर्माण भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों से किया गया है और पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर, जो ब्लैक सा रोड पे देखते हो आप लोग, जो बोल रहे डामर काला काला जिसमें रोड़ी मिला करके रोड को बनाया जाता है, वही डामर है। उसे बिटुमन कहा जाता है कि परत वहाँ चढ़ाई गई थी। इतिहासकारों को पक्का पता नहीं है कि महास्नान घर का क्या महत्व था, लेकिन इसको बनाने में लगी शक्ति और खर्चे को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मोहनजोदड़ो के निवासियों के लिए एक वाकई में यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा। नेक्स्ट, जल निकास प्रणाली। थोड़ा सा डिस्कस हम पहले भी कर चुके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, अब इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा कर लेते हैं। जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन में सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं से कहीं अधिक आगे थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना से साम्य रखती है। हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था, जो बाद में बड़े नाले में जाकर मिलती थी, जिससे आसानी से सारा पानी वहाँ निकल के आगे जा सके। इन नगरों में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया तथा फिर अगल बगल अधिवासों का निर्माण किया गया। पहले नालियां बनी, फिर उसके बाद अधिवास में घर बनाए गए। इसमें ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया। ढकी नालियों के कारण साफ सफाई के लिए इन नालियों में मेन एक होल होता था, उसका निर्माण किया गया था, जिससे साफ सफाई भी की जा सके। हमारे यहाँ पे नालियाँ साफ होती हैं? बिल्कुल नहीं। जल निकास में अपशिष्ट फिल्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। फिल्ट्रेशन हो सकता है कि क्या पता वो जो पानी वेस्ट निकल रहा है उस पानी का प्रयोग वो खेती यूज़ के लिए करते हों,
इसे उसको फ़िल्टर करके उसे जो वेस्ट है उसको साइड कर देंगे और उसके बाद जो पानी वहाँ का बचा उसको जाकर खेतों में डालते हों। घरों की नालियाँ पहले घर में मलकुंड में खाली होती थीं, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। और नालियों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग नगर नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट, मोहरें। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अधिकांश मोहरों पर चित्रलिपि में लेख है। चित्रलिपि अर्थात कुछ लिखा गया, चित्र के साथ लिखा गया है, या उन पर पशु आकृतियां बनी हैं। अधिकांश मोहरें 1.77 से 0.91 सेंटीमीटर लंबी होती थी और 1.522 से 0.51 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.27 सेंटीमीटर मोटी होती थी। अब तक प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किस पत्थर की प्राप्त हुई है? सेलखड़ी पत्थर की प्राप्त हुई हैं। लोथल और देसालपुर में तांबे की मोहरें मिली हैं। मोहरें कई प्रकार की मिली हैं, जिनका आकार बेलनाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, बटन जैसी, घनाकार एवं गोल हैं। मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मोहर मिली हैं। मोहरों पर मनुष्य एवं श्रृंगी बैल, कुबड़ वाले बैल, जंगली भैंस, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, हिरन, धनुष और बाण लिए मानव, पेड़ पौधे आदि का अंकन है। मतलब इन सभी चीज़ों की आकृतियां उस पर बनी हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर देवता पशु और 7 नारी आकृतियां मिली हैं। चनहूदड़ों की एक मुद्रा छाप पर 2 नग्न नारियां अंकित हैं जो एक एक ध्वज पकड़े हुए खड़ी हैं। नेक्स्ट है मृदभांड। मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता के बर्तन अधिकतर चाक पर ही बने थे। देखो कितने स्पष्ट रूप से बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वहाँ एक मोहनजोदड़ो और वहाँ से वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए ये अवशेष हैं और उन्हें भट्टों में पकाया जाता था। अधिकांश मृदभांड बिना चित्र वाले हैं। कुछ बर्तनों पर पीला, लाल या गुलाबी रंग का लेप है। बर्तनों पर वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे, क्या पीपल, ताड़, नीम, केला और बाजरा के चित्र पहचाने गए हैं। मछली और बकरे, हिरण, मुर्गा आदि जानवरों के चित्रण भी बर्तनों पर प्राप्त हुए हैं। युद्ध संबंधी तथा अन्य उपकरण भी कुछ मिले हैं। तांबे और कांसे के भाले और चाकू और वाणाग्र तथा कुल्हाड़ियां भी पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भाले के फाल भी प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक हमारा है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये दोस्तों कई अपवाद इस पे हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। कोई कहता है इस वजह से नहीं हुआ, कुछ और वजह मानी जाती है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सही और सटीक तरह से इस चीज़ का भी पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है। सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं माना जा सका है। विभिन्न अनुमान किए गए ये हैं कि जो निम्नवत है। कुछ विद्वानों ने माना कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ ये है, कहते हैं कि वहाँ की नदियाँ सूख गई या वहाँ के मौसम में कुछ परिवर्तन आ गया और सिंधु घाटी के अंदर जो पानी था उसके अंदर पूरा गाद बन गया। गाद मीन्स पूरा एकदम गाढ़ा काला वेस्ट हो गया, जो जिस वजह से पूरी नदियाँ सूख गईं। इस कारण से लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, जो दूसरे स्थान पर चले गए हैं। और ऐसी धारणा भी मानी गई कि मानसूनी हवाओं के बदलने से सिंध क्षेत्र में वर्षा की कमी आ गई है। और घोष का कहना है, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि आर्द्रता और शुष्कता का विस्तार हुआ है। आर्द्रता में होता है नमी, कि वहाँ पर वायु के अंदर वहाँ पर पानी की मात्रा थी ही नहीं, और शुष्कता का विस्तार हो गया, शुष्क हो गया, पूरी तरह से एकदम सूखता चला गया धीरे धीरे करके। इस तरह से सभ्यता का पतन हुआ। और कुछ लोगों ने माना कि नदियों के ने अपना मार्ग बदल लिया और बस्तियां धीरे धीरे करके उजड़ गई। और रावी जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप बहती थी, आज वह लगभग 6 मील की दूरी पर है। उस समय पर ये आज देखेंगे तो वहाँ से लगभग 6 मील की दूरी उस नदी की हो गई है, जो पहले उसके हड़प्पा के आसपास से बहती थी। और सिंधु सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल प्लावन था, कि क्या पता बाढ़ आई हो या वहाँ पर कोई और जल संबंधित कुछ हुआ हो। और मार्टिन व्हीलर
मानते हैं विद्वान, इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण से हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे।